Hello everyone, welcome to Vidya Mandir classes. This is Chanchal and today we are going to discuss solution of the live quiz 7. Topic is chemical kinetics. Question number 1, which nuclide undergo beta decay? तो हमें पूछा है कि out of the following 4 which one undergo beta decay? तो कंडीशन क्या होती है बीटा डिके की? देखो पहली चीज तो ये है कि ये जो चारों न्यूक्लियाई है ना, इनका जो एटॉमिक नंबर है जेड वो लेस देन 20 है. ठीक है, तो जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन 20 होता है उनके लिए स्टेबिलिटी का रूल क्या होता है? n/p रेशियो 1 के इक्वल होना चाहिए, तब क्या होंगे? न्यूक्लियाई स्टेबल होंगे. अगर n/p का रेशियो लेस देन 1 होगा या फिर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे और डिके शो करेंगे. अगर मैं ग्राफ बनाऊं न्यूक्लियस टू प्रोटॉन रेशियो तो वो 1 होना चाहिए फॉर द जेड लेस देन 20. लीनियर स्लोप होता है. तो देखो अब हमें यही चेक करना है कि आउट ऑफ फॉलोइंग 4 किस किस का n/p रेशियो 1 के इक्वल नहीं है. तो ठीक है, अगर देखो इस वाले पोर्शन में क्या होगा, इस वाले रीजन में n/p का रेशियो ग्रेटर देन 1 है. ये रीजन क्या है? न्यूट्रॉन रिच है. n की वैल्यू ज्यादा है, p की वैल्यू कम है. तो इस वाले रीजन में n/p रेशियो ग्रेटर देन 1 है. इस लाइन के इस वाले रीजन में इन दिस रीजन n/p रेशियो क्या है? लेस देन 1 है. तो जिनका n/p रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा वो क्या करेंगे? वो डिके करेंगे और अपने n/p रेशियो को 1 के बराबर लाएंगे. ठीक है, जिनका n/p रेशियो लेस देन 1 होगा वो भी कोई कुछ डिके करेंगे और n/p रेशियो को 1 के इक्वल लाएंगे. तो होता क्या है, जिनका n/p रेशियो ग्रेटर देन 1 है वो कौन सा डिके शो करते हैं? वो शो करते हैं बीटा डिके. और क्या करते हैं? अपने n/p रेशियो को डिक्रीज करते हैं और 1 के इक्वल लाते हैं. जिनका n/p रेशियो लेस देन 1 है वो किस में जाते हैं? इलेक्ट्रॉन कैप्चर, या फिर हम इसको दूसरे टर्म में और क्या कह सकते हैं? पॉजिट्रॉन निकालते हैं और अपने n/p रेशियो को 1 के इक्वल लाते हैं. तो हमें बस चेक करना है कि किसका n/p रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा. जिसका n/p रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा वो क्या करेगा? बीटा डिके करेगा. तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. 11C. तो देखो कितने न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. 11 - 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज योर 5. न्यूट्रॉन 5 है, प्रोटॉन 6 है. n/p रेशियो लेस देन 1. ओके, सेकंड की तरफ चलते हैं. 13 नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7. n/p रेशियो कितना होगा? 13 माइनस में 7 कितना हो जाएगा? 6/7. ये भी लेस देन 1. ठीक है, थर्ड पे चलते हैं. थर्ड इज योर 19O. इसमें देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8. 19 माइनस में 8 कितना होगा? 11. और प्रोटॉन कितने हैं? 8. इसका जो n/p रेशियो है वो 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1. राइट. फोर्थ पे देखते हैं 22 सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11. n/p रेशियो कितना आ जाएगा? न्यूट्रॉन भी आपके 11 हो जाएंगे, प्रोटॉन भी आपके 11 है, इक्वल टू 1. तो देखो क्या कंक्लूड किया हमने? फर्स्ट 2 के लिए n/p रेशियो लेस देन 1 है, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे टू गेन स्टेबिलिटी. ठीक है, थर्ड के लिए n/p रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या करेगा? बीटा डिके. दिस विल अंडरगो बीटा डिके टू गेन स्टेबिलिटी. फोर्थ वन क्या है? पहले से ही n/p रेशियो 1 है, ये डिके के अंडर को नहीं जाएगा. तो हमें क्या पूछा था? कौन सा न्यूक्लियस बीटा डिके देगा? दैट इज ऑप्शन सी. ठीक है, 19O विल अंडरगो बीटा डिके टू गेन स्टेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट इज 41 कैल्शियम undergo radioactive decay by electron capture. Which statement about its decay product are correct? बोला क्या है? 41 कैल्शियम इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है. इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर. उसके बाद आपके प्रोडक्ट बने. प्रोडक्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? जो प्रोडक्ट बना है वो स्कैंडियम का कोई आइसोटोप है, इज एन आइसोटोप ऑफ स्कैंडियम. ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या है?
डिके प्रोडक्ट हैज अ स्लाइटली लार्जर मास देन 41 कैल्शियम, कि जो प्रोडक्ट बना है उसका मास 41 कैल्शियम से ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, गिवन है आपको 20 होता है, 20, ठीक है। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 20 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 19, ठीक है। और मास नंबर कितना होगा, 41 प्लस में 0, 41, और ये एटॉमिक नंबर इक्वल टू 19 एंड मास नंबर इक्वल टू 41 किसके लिए होता है, पोटाशियम के लिए। तो जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या बना, 19 के 41, पोटाशियम विद एटॉमिक नंबर 19 एंड मास नंबर 41, ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट बना लिया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, जो डिके प्रोडक्ट है वो स्कैंडियम का कोई आइसोटोप है। स्कैंडियम का आइसोटोप होने के लिए कंडीशन क्या थी कि उसका एटॉमिक नंबर स्कैंडियम के एटॉमिक नंबर के बराबर होना चाहिए। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21 और जो अपना प्रोडक्ट आया है उसका एटॉमिक नंबर है 19, तो जो ये प्रोडक्ट है दैट इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ स्कैंडियम। तो अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट हो गई। मूविंग टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, डिके प्रोडक्ट है जस्ट स्लाइटली लार्जर मास देन 41 कैल्शियम। जो प्रोडक्ट आया है उसका में जो मास नंबर है वो कितना है, 41 है। तो इसका मास क्या होगा, 41 कैल्शियम के बराबर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, इनकरेक्ट। इसमें क्या बोला है, लार्जर होगा, जो कि नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट भी इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट क्या हो जाएगी, नाइदर 1 नॉर 2, ना तो 1 सही है ना ही सेकंड सही है। ओके, डिके प्रोसेस दे रखी है, ए ने अल्फा डिके करके बी की फॉर्मेशन की, बी ने फिर से बीटा डिके किया, सी फॉर्म हुआ, सी विल अंडरगो अगेन बीटा डिके एंड फॉर्म डी। फिर जो ए बी सी के बीच में रिलेशन पूछा है क्या होगा, ओके देखो ए से स्टार्ट करते हैं। ए है, ए विल अंडरगो अल्फा डिके। अल्फा डिके का क्या मतलब है, आपका ये वाला न्यूक्लियस एलिमिनेट आउट हो जाएगा, हीलियम 4, ठीक है। तो देखो जो बनने वाला प्रोडक्ट है बी, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, लेट एज्यूम कर लेते हैं ए का एटॉमिक नंबर x और मास नंबर कितना है, y है। तो हीलियम न्यूक्लियस जब निकलेगा तो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज बाय 2, तो बनने वाले न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर कितना होगा, x माइनस 2, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस का मास नंबर कितना है, 4। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है बी, जो प्रोडक्ट है उसका मास नंबर कितने से डिक्रीज होगा, -4, y -4, ओके। अच्छा अब देखो बी किसके अंडर को जा रहा है, बीटा डिके। बीटा डिके का मतलब है -1e0 का एलिमिनेशन। अगेन देखो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सी आपका, सी के एटॉमिक नंबर पे कमेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 से बढ़ जाएगा क्योंकि आपका -1। इलेक्ट्रॉन में क्या है, जब भी आपका बीटा डिके होता है तो जो न्यूक्लियस बनता है, जो आपका प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बनता है उसका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है। तो इसका एटॉमिक नंबर होगा x माइनस 1। इसका मास नंबर क्या होगा, देखो 0 है यहाँ पे E0, तो मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो y माइनस में 4 होगा इसका भी मास नंबर। ये फिर से बीटा डिके कर रहा है, बनने वाला न्यूक्लियस आपका D है, एटॉमिक नंबर फिर से 1 से इंक्रीज हो जाएगा, मास नंबर रिमेन अनचेंज, ठीक है। देखो ये हमने क्या लिखा है, ये हमने सिंबल लिख लिए हैं बनने वाले न्यूक्लियाई के। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, जो आपका ए और बी है वो आइसोबार है, ए एंड बी आपके आइसोबार है। आइसोबार, आइसोबार की कंडीशन क्या होती है, आपका मास नंबर सेम रहता है, मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। ए का मास नंबर कितना है, y, बी का मास नंबर कितना है, y माइनस 4, दोनों के मास नंबर डिफरेंट है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। स्टेटमेंट बी देखते हैं, बी, ए एंड डी आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की क्या कंडीशन होती है, सेम होता है इनका एटॉमिक नंबर और डिफरेंट होता है मास नंबर, डिफरेंट होता है मास नंबर, ए वैल्यू डिफरेंट होती है। तो देखो ए का एटॉमिक नंबर कितना है, x, डी का एटॉमिक नंबर कितना है, अगेन x, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर वेरी कर रहा है, तो ए एंड डी क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए। बी ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। सी देखते हैं, सी में क्या बोला है, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी,
ये क्या होंगे? आइसोटोन्स होंगे। आइसोटोन्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिनमें सेम होता है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर। तो देखो बोला क्या है, बी, सी और डी के लिए जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है वो सेम होगा। तीनों के मास नंबर सेम है और इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अगर ए माइनस जेड का डिफरेंस सेम होगा, सेम होने के लिए कंडीशन क्या है? अगर आपका ए सेम है तो जेड भी सेम होना चाहिए। बी के लिए जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसकी वैल्यू हो जाएगी y माइनस में 4 माइनस में x माइनस में 2। ये कितना हो जाएगा? y माइनस में x माइनस में 6। सी के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? अगेन y माइनस में x माइनस में 5 और इसके लिए कितने हो जाएंगे? y माइनस में x माइनस में 4। तीनों के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। ये हो गई आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन डी, ए एंड सी आर आइसोटोप्स। ए एंड सी आपके आइसोटोप्स होंगे। आइसोटोप के लिए अगेन क्या कंडीशन होती है? एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। इन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है इसलिए ये आइसोटोप्स नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन इज द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप। ठीक है, एन आइसोटोप ऑफ कॉपर, कॉपर का कोई आइसोटोप है, ऑन बॉम्बार्डमेंट विद प्रोटॉन, कॉपर के आइसोटोप पे प्रोटॉन की बॉम्बार्डमेंट की गई। प्रोटॉन इज योर 1H1। अंडरगो न्यूक्लियर रिएक्शन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुई और जो प्रोडक्ट थे वो क्या थे? जो रिएक्शन में दिखा रखे हैं। 6 आपके न्यूट्रॉन निकल गए, एक अल्फा पार्टिकल निकला, 2 प्रोटॉन निकले और X आपका प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है। ठीक है, और आपको क्या पूछा है? पूछा है कि ये जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो देखो ये जानने के लिए हमें प्रोडक्ट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होना चाहिए। उसको हम कैसे निकालेंगे? रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में अपना एटॉमिक नंबर और अपने एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड मास नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, उसको बैलेंस करना होगा। कैसे करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। कॉपर है 2963, प्रोटॉन की बॉम्बार्डमेंट हुई और हमें मिला क्या? न्यूट्रॉन मिले 6 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल का क्या मतलब है? 2He4, ओके, एंड 2 प्रोटॉन मिले 2 1H1 प्लस में X अपना प्रोडक्ट न्यूक्लियस। मान लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर A है और इसका मास नंबर B है। तो देखो रिएक्टेंट साइड में अपने एटॉमिक नंबर कितने कितने? 29 प्लस में 1, ये किसके बराबर होना चाहिए? न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 होता है तो 0 प्लस में अपना हीलियम न्यूक्लियस का 2, 2 प्रोटॉन थे तो 2 इंटू 1 प्लस में A। यहां से अगर हम A के लिए सॉल्व करेंगे तो A अपना क्या हो जाएगा? 30 माइनस में 4 विल बी इक्वल टू 26। ओके, अब चलते हैं मास नंबर पे। कॉपर का मास नंबर 63, प्रोटॉन के लिए 1, 6 इंटू में 1 4 न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का 4, प्रोटॉन का अगेन 2 प्लस में बी के लिए सॉल्व करेंगे तो 64 60 माइनस यहां से आ जाएगा आपका, बी के लिए सॉल्व करोगे तो 52, बी विल बी 52। इसका मतलब क्या है? जो आपका प्रोडक्ट न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर 26 है, मास नंबर 52 है। अब देखो ये न्यूक्लियस कौन सा होता है? ये आयरन को बिलोंग करता है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है और उसके मास नंबर 52 ले सकते हैं। अब हमें बस ये बताना है कि ये न्यूक्लियस कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप बताना है आपको। तो आयरन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप 8 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अपना विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन डी, ग्रुप 8। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है? रिएक्शन गिवन है आपको V1A प्लस में V2B गिव्स अस C। बताया गया है कि ये कोई फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है। ओके,
इफ द रिएक्शन इज स्टार्टेड विद ए नॉट एंड बी नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन है जो ए और बी की वो कितनी गिवन है, ए नॉट फॉर ए एंड बी नॉट फॉर बी। कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे सी की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, एक्स गिवन है, ठीक है। एंड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज K1, और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट क्या, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालना है। देखो स्टार्ट करते हैं, V1A प्लस में V2B गिव्स अस C, ठीक है। इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं एक ही टर्म में रेट लिखूंगी तो माइनस में 1 ओवर में V1 dA बाई dt विल बी इक्वल टू माइनस के 1 बाई V2 dB बाई dt, ओके। और देखो ये रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना गिवन है, K1, A के रिस्पेक्ट में है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर और B के रिस्पेक्ट में है जीरो ऑर्डर, तो ये मैं लिख सकती हूँ। ये मुझे क्वेश्चन में डेटा गिवन था और ये मैंने इस इक्वेशन से लिख लिया। अब A वाली टर्म को इक्वेट कर दो इसके साथ, माइनस के 1 बाई V1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू T विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। B की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1, इतना हो गया। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, A वाली टर्म को एक साइड ले जाएंगे, माइनस के dA बाई A विल बी इक्वल टू K1 V1 dt। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन के लिए लिमिट क्या दी हुई है, देखो A की इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट है, ठीक है। A की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, ये रिएक्शन थी आपकी, V2 गिव अस C। इनिशियल कंसंट्रेशन थी इसके लिए A नॉट, इसके लिए B नॉट। किसी टाइम T पे जो C की कंसंट्रेशन है वो X है, दैट मीन्स A के X मोल, A के कितने मोल्ड एसोसिएट होंगे, A नॉट माइनस में V1X, और B के लिए B नॉट माइनस में V2X। ये क्या हो जाएगी, A की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, दिस विल बी B की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T। तो अगर मैं लिमिट लगाऊंगी इनिशियल टू फाइनल तो क्या होगा, किस तरीके से लगा सकते हैं हम, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A की A नॉट और किसी टाइम T पे कितनी है, A नॉट माइनस में V1X, और T के लिए हम क्या लगा सकते हैं, 0 टू T, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, देखो dA बाई A का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के ln ऑफ A, और लिमिट क्या है, A नॉट माइनस में V1X, राइट। T के लिए क्या हो जाएगा, T dt का इंटीग्रेशन T हो जाएगा, और कांस्टेंट क्या था आपका, K1 V1T, ओके। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, माइनस अपना बाहर है, ln A नॉट माइनस में V1X माइनस के ln A नॉट विल बी इक्वल टू K1 V1 एंड T। ln ऑफ A माइनस में ln ऑफ B किसके इक्वल होगा, ln ऑफ A बाई B। माइनस ऑलरेडी बाहर है तो अगर मैं माइनस को अंदर लेके जाऊंगी तो क्या होगा, A बाई B उल्टा हो जाएगा B बाई A। सीधा लिखते हैं, ln ऑफ A नॉट बाई A नॉट माइनस में V1X is equals to K1 V1 and T. This is our integrated rate law expression. अब देखो ये किससे मैच कर रहा है, this will match to A no, this is option number C. Option C will be correct, ठीक है। Okay. Question number 6. The chart below shows the spontaneous nuclear decay of uranium 238. ये आपको चार्ट दे रखा है जिसमें क्या है, यूरेनियम 238 का डिके हो रहा है, किस में हो रहा है, पहले हो रहा है थोरियम 234 में, फिर Pa 234 में हो रहा है, और फिर से किस में हो रहा है, यूरेनियम 234 में। तो देखो पहले एक ग्राफ बना लेते हैं, यूरेनियम था, मास नंबर है 238 से, जा रहा है किसमें, थोरियम विद मास नंबर 234, फिर थोरियम का डिके किस में हो रहा है, Pa विद एटॉमिक विद मास नंबर 234, और इस न्यूक्लियर का डिके किस में हो रहा है, फिर से यूरेनियम में हो रहा है विद मास नंबर 234, ओके। ये हमने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग डिके प्रोसेस लिख ली।
आपको क्या बताना है, ये जो 3 डिके हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनमें कौन कौन से जो आपके पार्टिकल है वो डिके हो रहे हैं। देखो यूरेनियम को अगर 238 से 234 में डिके होना है तो देखो आपके मास नंबर में कितने का चेंज आ रहा है, 4 का चेंज आ रहा है, 4 का चेंज आ रहा है। अब ये चेंज कैसे आ सकता है, अगर हमको मास नंबर में चेंज लाना है तो ये कैसे आ सकता है, ये डिके प्रोसेस से आएगा। और डिके प्रोसेस में ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं, बीटा डिके होगा या फिर अल्फा डिके होगा। कराते हैं, बीटा डिके से क्या होता है, बीटा डिके होता है आपका माइनस के 1E0, उससे क्या होता है मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, ऊपर क्या है आपका 0। और दूसरा ऑप्शन क्या रहा अपने पास, अल्फा डिके 2He4। अल्फा डिके जब भी होता है, जब आपका एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो आपके मास नंबर में 4 का चेंज आता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या निकला होगा, -2He4, एक अल्फा पार्टिकल निकला होगा, तब आपका क्या बना होगा, थोरियम 234। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब थोरियम से आपका ये Pa में चेंज हो रहा है तो आपका मास नंबर इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। ये कब पॉसिबल है, जब आपका बीटा पार्टिकल निकला हो, डीके किसका हो, -E0, तब क्या होगा, आपका मास नंबर में चेंज नहीं आएगा। अगेन क्या है, जो ये न्यूक्लियस है इसका एटॉम, इसका मास नंबर 234 है, और जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है यूरेनियम, उसका भी मास नंबर कितना है, 234। तो ये इसमें भी क्या है, नो चेंज। यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, बीटा डिके माइनस ऑफ -E0, ये डिके हुआ होगा। तो देखो फर्स्ट डिके क्या है अपना, अल्फा डिके है, उसके बाद क्या हो रहा है, बीटा डिके, उसके बाद क्या हो रहा है, बीटा डिके। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पहले अल्फा पार्टिकल डिके करेगा, फिर बीटा पार्टिकल, देन अगेन बीटा पार्टिकल। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन, बॉम्बार्डमेंट ऑफ एल्यूमिनियम। ये आपको एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस दे रखा है, इसके ऊपर किसकी बॉम्बार्डमेंट की गई है, अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किए गए हैं। उसके बाद क्या हुआ, आपका डिसइंटीग्रेशन हुआ, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। वो दो तरीके से हुआ है, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस एंड दिस इज द सेकंड प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस में जो न्यूक्लियस निकला है दैट इज योर एक्स, सेकंड में जो एलिमिनेट आउट हुआ है दैट इज योर वाई। अब जो ये सेकंड प्रोसेस है उसका जो प्रोडक्ट है फॉस्फोरस, वो फिर से डिके होता है सिलिकॉन में, और आपका जेड एलिमिनेट आउट होता है। हमें क्या बताना है, एक्स वाई और जेड के बारे में बताना है कि एक्स वाई और जेड कौन कौन से पार्टिकल थे। ठीक है, 27 एल्यूमिनियम 13 पे किसकी बॉम्बार्डमेंट कराई गई है, अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल का मतलब है 2He4। ठीक है, पहले ये थी आपकी फर्स्ट प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस में आपका क्या बना है प्रोडक्ट में, 14 सिलिकॉन 30। तो देखो आपको प्लस में एक्स निकला है, एक्स का देखो, अब हमें एक्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एल्यूमिनियम का मास नंबर था 27 और इसका जो हीलियम का मास नंबर था वो था 4। ये किसके बराबर होगा, सिलिकॉन के मास नंबर के, और मान लेते हैं एक्स का मास नंबर है बी, प्लस में बी। तो देखो यहाँ से आप जब आप बी निकालोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1। सिमिलरली जब ए के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 13 प्लस में 2 विल बी इक्वल टू 14 प्लस में ए। ठीक है, ए के लिए सॉल्व करोगे तो ए अगेन आ जाएगा 1। दैट मीन्स जो ये पार्टिकल है ये क्या है अपना, प्रोटॉन है 1H1 विद एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर ऑल्सो 1। तो जो आपका एक्स है वो क्या है, कोई प्रोटॉन है। सेकंड प्रोसेस देखते हैं। सेकंड प्रोसेस में आपका फास्फोरस निकला विद एटॉमिक नंबर 15 एंड मास नंबर 30 गिव्स अस वाई। तो देखो वाई के लिए सॉल्व करते हैं, 27 प्लस में 4 31, फास्फोरस का है ऑलरेडी 30, तो वाई का मास नंबर कितना होगा, वो होगा 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर के लिए सॉल्व करते हैं, 13 प्लस में 2 15, ऑलरेडी फास्फोरस के पास 15 है, तो यहाँ पे क्या होगा 0। और ये किसके लिए होता है, 0 एंड 1 न्यूट्रॉन के लिए। दैट मीन्स आपके सेकंड प्रोसेस में क्या एलिमिनेट आउट हुआ है, न्यूट्रॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 0 है एंड मास नंबर 1 है। सिर्फ आपको क्या करना था, एटॉमिक नंबर और मास नंबर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कंपेयर करने थे।
अब देखो फॉस्फोरस का फिर से क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, और किस में हो रहा है, 14 सिलिकॉन 30 में हो रहा है, और जेड पार्टिकल निकल रहा है। जेड का देखते हैं, फॉस्फोरस का 30 है, सिलिकॉन का 30 अगेन, तो जेड का मास नंबर कितना होगा, 0, 30 प्लस में 0 विल बी इक्वल टू 30। इसके एटॉमिक नंबर पे जाते हैं, एटॉमिक नंबर है 15, इसका कितना है 14, तो यहाँ पे कितना होगा 1, 14 प्लस में 1 विल बी इक्वल टू 15। अब देखो ये चीज क्या है आपकी 1Z0, दिस इज योर, ये है आपका पॉजिट्रॉन, प्लस 1E0, दिस इज योर पॉजिट्रॉन डिके। तो हमारा सबसे पहले क्या निकला था, फर्स्ट में एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, ये प्रोटॉन, एक्स हमारा प्रोटॉन है, ठीक है, ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है। वाई हमारा न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, और हमारा जेड क्या है, पॉजिट्रॉन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। आपको करना क्या है, आप सारे प्रोडक्ट लिख लो, उनके लिए लेट मान लो ए एटॉमिक नंबर होगा, बी होगा, यहाँ भी कुछ रैंडम मान सकते हो, एटॉमिक नंबर और मास नंबर का सम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कंपेयर करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन आर द इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, देखो रिएक्शन 1 में क्या है, रिएक्शन 1 का जो रेट कांस्टेंट है वो k है, और उसके लिए इक्वेशन दे रखी है k विल बी इक्वल टू माइनस के E1/RT। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, E1 है रिएक्शन 1 के लिए। रिएक्शन 2 के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो k डैश हो जाता है, a आपका कांस्टेंट है, e रेज टू पावर माइनस के E2/RT। इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, E2 है। उससे आगे क्या दे रखा है, जो रिएक्शन 1 की एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, ट्वाइस है रिएक्शन 2 की एक्टिवेशन एनर्जी के। फिर आपको क्या बताना है, जो रेशियो होगा रेट कांस्टेंट है T प्लस 10 डिग्री केल्विन बाय रेट कांस्टेंट है T डिग्री केल्विन, उसका जो रेशियो है रिएक्शन 1 के लिए वो रिएक्शन 2 के कंपैरिजन में बड़ा होगा, छोटा होगा, या फिर बराबर होगा। तो हमको ये रेट कांस्टेंट का रेशियो कंपेयर करना है। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं रिएक्शन 1 के लिए k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस के E1/RT। ये है मेरी रिएक्शन 1, k डैश विल बी इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस के E2/RT। ये है मेरा रिएक्शन 2, ये है मेरा T डिग्री केल्विन पे। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में ln लेते हैं पहले, ln ऑफ k विल बी इक्वल टू ln ऑफ a माइनस के E1/RT। ये तो हो गया रिएक्शन 1 के लिए। 2 के लिए क्या होगा, ln ऑफ k डैश विल बी इक्वल टू ln ऑफ a माइनस के E2/RT, ठीक है। आगे देखते हैं, ये T डिग्री केल्विन पे है। अब बात करते हैं T प्लस में 10 डिग्री केल्विन पे। तो रेट कांस्टेंट K है ये T पे, तो T प्लस 10 पे क्या हो जाएगा, K सफिक्स में लिख देना T प्लस 10। ये है रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस, ये है रेट कांस्टेंट एट T प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस। विल बी इक्वल टू ln A माइनस के E1R T प्लस 10। ओके, इसके लिए लिखते हैं 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो क्या रेट कांस्टेंट क्या हो गया, T प्लस में 10 विल बी इक्वल टू ln ऑफ A माइनस के E2/R T प्लस में 10। ओके, K डैश था, K डैश लगा दिया। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4, ठीक है। अब देखो इधर साइड हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट सबट्रैक्ट करनी है, इधर हमें फोर्थ में से थर्ड सबट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। सेकंड क्या थी, ln ऑफ k t प्लस में 10 ln ऑफ a माइनस के E1/RT1। तो देखो रिएक्टेंट साइड में क्या आ जाएगा आपका, ln ऑफ k t प्लस 10 माइनस में है ln ऑफ k t विल बी इक्वल टू व्हाट, ln ऑफ a कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से E1/R कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे हम, E1/R हमने कॉमन ले लिया, और हमारा अंदर क्या आएगा 1/T माइनस के T प्लस में 10, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ln ऑफ k T प्लस में 10
डिवाइड बाई के टी विल बी इक्वल टू E1 बाई आर, एलसीएम लेंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा, t इंटू टी प्लस में 10। सिमिलरली इसके लिए जो हम लिखेंगे तो हमारा क्या इक्वेशन आएगी, ln ऑफ k डैश डिवाइड बाई k डैश के सफिक्स में क्या है t प्लस में 10 डिवाइड बाई k डैश विल बी इक्वल टू, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी थी अपनी E2 बाई आर, T1 नीचे आ जाएगा t प्लस में 10। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या गिवन क्या है, जो हमारा E1 है वो बड़ा है E2 से। ओके, अगर हमारा E1 ग्रेटर देन E2 है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बड़ा है E1 ग्रेटर देन E2 है तो हमारा क्या हो गया, जो ये ln होगा k प्लस में 10 डिवाइड बाई ln ऑफ k, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये इससे बड़ी होगी, क्योंकि हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन 1 की E1 वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू E2। तो जो हमारा रेट कांस्टेंट का रेशियो है, फिर से लिखते हैं इसको, क्या है ये ln k t प्लस 10 डिवाइड बाई k फॉर रिएक्शन 1 विल बी ग्रेटर देन ln ऑफ इसका रेट कांस्टेंट k डैश t प्लस 10 डिवाइड बाई k। रिएक्शन 1 के लिए जो रेट कांस्टेंट का रेशियो है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू रिएक्शन 2। यही तो हमें पूछा था, जो रेशियो ऑफ ln k t प्लस में 10 डिवाइड बाई ln t कौन सी रिएक्शन के लिए बड़ा होगा। एक तो तरीका आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दूसरा बहुत सिंपल तरीका है, हम कैसे देखते हैं, जिस भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट भी ज्यादा होता है। रिएक्शन 1 के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज योर E1, जो कि बड़ी है E2 से, दैट मीन्स रिएक्शन 1 पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, जिसका क्या मतलब है, जो रेट कांस्टेंट का रेशियो होगा दो टेम्परेचर पे वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्शन 2। ओके, देखो 9th क्वेश्चन में क्या है, सुक्रोज हाइड्रोलाइज होता है इन द एसिडिक कंडीशन टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये रिएक्शन किसी टेम्परेचर पे हो रही है और आपने वॉल्यूम को मेंटेन करके रखा है 1 लीटर। ओके, एट टाइम 0, इनिशियली जब आपका टाइम 0 है तो ओनली ऑन आपका सुक्रोज प्रेजेंट है, और उस टाइम पे जो आपका ऑप्टिकल रोटेशन है, जो मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन है वो 34 डिग्री सेल्सियस 34 डिग्री है। आफ्टर 30 मिनट 30 मिनट के बाद क्या होता है, जो मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन है वो 19 डिग्री हो जाता है। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, कुछ बहुत टाइम बाद जब रिएक्शन आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, उस टाइम पे क्या हो रहा है, जो आपका ऑप्टिकल रोटेशन है वो -11 डिग्री हो रहा है। आपको बतानी है कि आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट, ये आपको 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। कैलकुलेशन के लिए कुछ डेटा दे रखा है टू मेक योर कैलकुलेशन इजी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमें पता है, सुक्रोज की जो हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन होती है दैट इज अवर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, तो ऑप्शन डी तो आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद देखो, हमें रेट कांस्टेंट निकालना है और हमें क्या निकालना है, वो टाइम निकालना है जिसपे जो ये इस रिएक्शन मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन है वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स रिएक्शन जो मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, वो टाइम हमें निकालना है। सुक्रोज ने क्या किया, हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज बनाया। लेट्स से इनिशियली जो सुक्रोज के मोल्स थे वो ए थे, किसी टाइम टी पे क्या हुआ, ए में से आपके एक्स मोल डिसोसिएट हुए, ग्लूकोज के एक्स मोल बने और फ्रक्टोज के भी एक्स मोल बने। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम की बात करते हैं, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम क्या होगा, सुक्रोज विल हाइड्रोलाइज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो सुक्रोज आपका खत्म हो गया और आपके ग्लूकोज के मोल कितने बने, जितने सुक्रोज के थे ए, और फ्रक्टोज भी क्या हो गया आपका ए हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो आ गया हमारे पास मोल्स का डेटा। अब इस मोल्स के डेटा को हम रिलेट करेंगे ऑप्टिकल रोटेशन से। इनिशियली जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो है आपका 34 डिग्री, वो किसकी वजह से होगा, वो सुक्रोज की वजह से होगा। सुक्रोज के मोल्स है अपने पास ए, लेट से उसका ऑप्टिकल रोटेशन है आर ऑफ एस, कितना आ गया, ये 34 था। दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, आगे बात करते हैं। आगे क्या है, किसी टाइम टी पे कितना है वो टाइम टी, 30 मिनट, 30 मिनट के बाद ऑप्टिकल रोटेशन विल रिड्यूस टू 19 डिग्री। दैट मीन्स ये 19 किस किस के कॉरेस्पॉन्ड होगा,
A माइनस एक्स मोल तो होंगे सुक्रोज के, प्लस में एक्स मोल बने ग्लूकोज के, और मान लिया उसका ऑप्टिकल रोटेशन है Rg, प्लस में एक्स मोल ही बने अपने फ्रक्टोज के और उसका ऑप्टिकल रोटेशन हमने मान लिया R ऑफ F। और ये सब, इन सब का जो ऑप्टिकल रोटेशन आ रहा है, मिक्सचर का जो ऑप्टिकल रोटेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 19 डिग्री। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आगे बात करते हैं आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम। वेरी लॉन्ग टाइम के बाद सुक्रोज खत्म हो गया, ए मोल थे अपने ग्लूकोज के विद ऑप्टिकल रोटेशन Rg, ए मोल थे फ्रक्टोज के विद ऑप्टिकल रोटेशन R ऑफ F। दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 11। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब 3 इक्वेशन आ गई, इनमें से हम क्या करेंगे, a बाई a माइनस एक्स का रेशियो कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है रेट कांस्टेंट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट में से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, फर्स्ट माइनस में थर्ड। जब आप फर्स्ट में से थर्ड को माइनस करोगे तो आप a कॉमन ले लेना, तो क्या आ जाएगा, ये a, यहाँ पे क्या बचेगा R ऑफ S माइनस में R ऑफ G माइनस में R ऑफ F, 34 माइनस में माइनस ऑफ 11, दिस विल गिव अ 45। ओके, ये आ गई आपकी एक इक्वेशन। आगे हमें क्या करना है, हमें करना है इक्वेशन नंबर सेकंड में से हमें सब्ट्रैक्ट करनी है विच इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थर्ड। जब आप सेकंड इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर थर्ड माइनस करोगे तो अगेन आप क्या करोगे, a माइनस एक्स कॉमन ले लोगे और अंदर क्या रहेगा, R ऑफ S माइनस में R ऑफ G माइनस में R ऑफ F, और ये कितना आ जाएगा 19 माइनस माइनस ऑफ 11 30। इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देना, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, a डिवाइड बाई a माइनस एक्स, ये पूरी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, विल बी इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 30। सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, तो इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, k विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस में x डिवाइड बाई टाइम t, और कितना है वो टाइम, 30 मिनट है। a डिवाइड बाई a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 45 बाई 30, और ये इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/30 लॉग ऑफ 3/2। ठीक है, ये आ गया आपका। जब आप इसको सॉल्व करोगे लॉग ऑफ 3/2 को, वो आएगा आपका 0.18 मिनट। आपको log 3 की वैल्यू गिवन है, log 2 की वैल्यू गिवन है, पुट कर देना और आपका जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2.303। ये हमने यहाँ मिस कर दिया, हमने ln को log में चेंज किया है, तो 2.303 का फैक्टर भी आएगा, तो क्या आ जाएगा 2.303 बाई 30 इंटू में 0.18 मिनट इनवर्स। ये आ गया आपका रेट कांस्टेंट, ये भी आपका करेक्ट है, डी भी आपका करेक्ट था, पर हमें पूछा इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब हमें लास्ट क्या निकालना है, हमें ऐसा टाइम निकालना है जिसपे जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो 0 हो जाए, रिएक्शन मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। तो देखो, सुक्रोज ने दिया हमें ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज। ठीक है, सुक्रोज का इनिशियल मोल्स थे, ए इसका था 0, इसके थे 0। मान लेते हैं t इज इक्वल टू टी डैश एक ऐसा टाइम था जिसपे मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन 0 था, तो हमने मान लिया कि a में से y मोल सुक्रोज के डिसोसिएट हुए, ग्लूकोज के y बने और फ्रक्टोज के y बने, और इस टाइम पे जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो क्या होगा, a माइनस में y इंटू में r ऑफ s प्लस में y r ऑफ g प्लस में y r ऑफ f, ऑप्टिकल रोटेशन है 0। दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, हमारे पास रेट कांस्टेंट है, तो हमें अगेन एक्चुअली में क्या कैलकुलेट करना है, a डिवाइड बाई a माइनस में y का रेशियो कैलकुलेट करना है, यही तो करना है। तो हमें क्या करेंगे, देखो जो हमने पहले इक्वेशन निकाल के लेके आए थे, 1 में से जब हमने थर्ड माइनस किया था तो हमारी इक्वेशन आई थी a r माइनस में s माइनस में r ऑफ g माइनस में r ऑफ f इज इक्वल टू 45। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, क्या आएगा मेरा, a r ऑफ s माइनस में r ऑफ g माइनस में r ऑफ f विल बी इक्वल टू 45। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें a डिवाइड बाई a माइनस y का रेशियो निकालना है, तो मुझे a माइनस y भी निकालनी पड़ेगी। कैसे करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 4 में से हम माइनस कर देंगे किसको, इक्वेशन नंबर 4 में से हमें माइनस करना है इक्वेशन नंबर
ये रही आपकी ये वाली इक्वेशन, हम माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 3, सबट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, a माइनस में y, ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इस पेज पे गिवन है पीछे, ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 3, तो माइनस कर देते हैं, ये रही इक्वेशन नंबर 3। यहां से क्या करेंगे हम, अगेन a माइनस वाई कॉमन ले लेंगे और हमारा अंदर क्या बचेगा, वही r ऑफ s माइनस में r ऑफ g माइनस में r ऑफ f। 45 माइनस में माइनस ऑफ क्या गिवन है, ये तो आपका 45 है, और इधर कितना गिवन है, इक्वेशन नंबर 4 में था आपका ऑप्टिकल रोटेशन 0, 0 माइनस में माइनस ऑफ 11, यहां से क्या आ जाएगा, a माइनस में y r ऑफ s माइनस में r ऑफ g माइनस में r ऑफ f विल बी इक्वल टू 11। इस इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है, इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, a डिवाइड बाई a माइनस में y, ये कॉमन टर्म अगेन कैंसिल हो जाएगी, विल बी इक्वल टू 45 बाई 11, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम की वैल्यू निकालनी थी जिसपे ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगा, उस टाइम पे हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है वो कितना है, 45 बाई 11। तो हम क्या करेंगे, t विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट है अपना k लॉग ऑफ 45 बाई 11, ये क्या आ जाएगा हमारा, वो टाइम आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, k की वैल्यू देखो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, k कितना था अपना, दिस मच था, k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है और आपको टाइम कैलकुलेट कर लेना है। ये जो टाइम है ये आएगा आपका 100 मिनट, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो इस अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये वाला जो टाइम है व्हेन द सॉल्यूशन वाज ऑप्टिकली इनएक्टिव इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 मिनट। तो ये जो नीचे वाले तीनों स्टेटमेंट थी ये तो करेक्ट थी, और हमें पूछी थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इस ऑप्शन के लिए जो, इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो टाइम है जब आपका सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वो होगा 135 मिनट, ऐसा नहीं होगा, वो टाइम होगा आपका 100 मिनट। ओके, ज्यादा कैलकुलेटर था, कैलकुलेशन आराम से बैठ के करोगे तो हो जाएगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, देखो ये आपको रिएक्शन दे रखी है, एल्कोहल है H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट, एसिडिक मीडियम में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, Cl माइनस के साथ रिएक्ट करता है, आपका क्या बनता है, एल्काइल क्लोराइड बनता है और आपका वाटर एलिमिनेट आउट हो जाता है, निकल जाता है। आपको क्या दे रखा है, इस रिएक्शन के लिए जो रेट है वो दे रखा है, रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, विद विच मैकेनिज्म इज दिस रेट लॉ रिलेटेड टू। आपको 4 मैकेनिज्म दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में ये रेट लॉ गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई लगाना पड़ेगा, सारे मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में हमें रेट निकालना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा कौन सा रेट हमारा करेक्टली मैच कर रहा है गिवन रेट के साथ। ओके, ए के साथ स्टार्ट करते हैं, ए के लिए शुरू करते हैं। ए में हमें 2 स्टेप दे रखे, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, एल्कोहल H प्लस के साथ रिएक्ट करता है और आपका क्या होता है, एल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनता है। सेकंड स्टेप में क्या करता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल Cl माइनस के साथ रिएक्ट करता है और अपना प्रोडक्ट बन जाता है। तो हमें जो पहला स्टेप है वो अपना फास्ट है और सेकंड है अपना स्लो, और रेट को हम कैसे लिखते हैं, स्लो स्टेप की टर्म में लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए जो अपना रेट होगा वो हो जाएगा, मान लेते हैं इसका रेट कांस्टेंट अपना k डैश है, k डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है। इस स्टेप के लिए COH2 पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब देखो Cl माइनस तो आपका, अगर मैं रिएक्शन को देखूं तो रिएक्शन में क्या है, मेरे रिएक्टेंट साइड में ये इन्वॉल्व ही नहीं है, ये क्या है अपना इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है। इसको क्या करना पड़ेगा, मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं लिख सकती, रेट को हम किसकी टर्म में लिखते हैं, इन द टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या इंटरमीडिएट है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम चेंज करेंगे इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कैसे करेंगे, देखो
फर्स्ट जो स्टेप है इस मैकेनिज्म का वो एक इक्विलिब्रियम स्टेप है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम मान लेते हैं के इक्विलिब्रियम है। ओके ठीक है, तो मैं के इक्विलिब्रियम को क्या लिख सकती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट, यही इंटरमीडिएट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है आपका अल्कोहल है और एसिड है, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल CH3COH इनटू में H पॉजिटिव। यहां से अगर मैं इस इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन निकालूं तो वो क्या होगी, के इक्विलिब्रियम इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, और फिर हम उसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो मेरा जो रेट होगा ए के लिए वो क्या आ जाएगा, फाइनली रेट विल बी इक्वल टू के डैश मेरा ऑलरेडी था के इक्विलिब्रियम इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल COH इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, पीछे देखो और क्या था, इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ये आ गया मेरा रेट इन विद रिस्पेक्ट टू द ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के मैकेनिज्म के हिसाब से हमारा रेट ये आ गया। ओके ये तो अपना करेक्ट रेट नहीं है, करेक्ट रेट क्या गिवन है, गिवन रेट क्या है, ये है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में अगेन टू स्टेप है, पहले हम रेट को स्लो स्टेप की टर्म में लिखते हैं। स्लो स्टेप की टर्म में लिखेंगे तो मान लेते हैं रेट कांस्टेंट इधर भी के डैश था, तो रेट क्या हो जाएगा, के डैश इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट। ठीक है, सेकंड के लिए बी के लिए बात करते हैं, रेट किसके बराबर आ जाएगा, के डैश इनटू में इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन होल ट्वाइस सी था आपका OH2 पॉजिटिव था। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये अगेन इंटरमीडिएट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम किसकी टर्म में चेंज करेंगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम स्टेप है, तो इस स्टेप के लिए क्या होगा, के इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है इंटरमीडिएट है, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है आपका एस, ये अल्कोहल है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैटलिस्ट के फॉर्म में क्या है, गिवन एसिड है, ये दो रिएक्टेंट थे। तो यहां से अगर मैं इस इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगी तो वो अगेन क्या होगी, के इक्विलिब्रियम इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड H पॉजिटिव, उसको मैं इसमें पुट कर देती हूँ। तो जो मेरा रेट है विद रिस्पेक्ट टू C वो क्या हो जाएगा, के डैश इनटू में के इक्विलिब्रियम इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं सी के लिए रेट क्या होगा। देखो सी में क्या है, अगेन आपके पास दो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप है, तो हम रेट को लिखेंगे स्लो स्टेप की टर्म में, तो रेट क्या होगा, के डैश इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। सी के लिए जो अपना रेट है वो आ जाएगा रेट कांस्टेंट इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल CH3 का होल थ्राइस COH। यहाँ पे तो देखो जो रेट है वो पहले से ही रिएक्टेंट की टर्म में है, तो हमें चेंज करने की नीड नहीं है। डी की टर्म में देखते हैं, डी में क्या है, तीन स्टेप है, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, तो हम रेट को स्लो स्टेप की टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो स्लो स्टेप में जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, तो हमें क्या है, सिंपली हम फर्स्ट स्टेप की टर्म में रेट लिख देंगे, रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये आ गया हमारा ए की टर्म में रेट, ये आ गया हमारा बी की टर्म में रेट, ये आ गया हमें सी की टर्म में रेट, ये आ गया हमारा डी की टर्म में रेट। और रिएक्शन का जो गिवन रेट था वो क्या था, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। और ये हमें किस में दिख रहा है आता हुआ, ये हमें दिख रहा है इस ऑप्शन में, ये दोनों के इक्वल हो जाएंगे, तो रेट हमारा किसके इक्वल हो गया, रेट कांस्टेंट इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो बताओ कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, हमारा हो गया ऑप्शन बी करेक्ट हो गया ना, बी के रिस्पेक्ट में आया था, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो इस रिएक्शन के लिए जो हमारा करेक्ट मैकेनिज्म है वो हमारा ये हो जाएगा।
ठीक है, आगे चलें। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। ये कुछ थोड़ा लेंथी था बट कंसेप्ट हमारे सारे इजी थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।